हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे जो भी पॉइंट्स है इसको कवर करेंगे। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह का एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों फर्स्ट यहाँ पे देखिए, हम एग्जैक्टली जो महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक है इसको ही फॉलो करके हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। दोस्तों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर जो भी इस पॉइंट दिया है इसको कवर करेंगे। और दोस्तों, ये चैप्टर जो दिया गया है यह भारत के ऊपर, ठीक है, ब्रिटिश रूल का क्या असर हुआ ये इसमें बताया गया, ठीक है। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव सीन दैट ड्यू टू ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज द यूरोपियन पावर रीच द इंडियन कोस्ट। आपको पता ही है कि जब जैसे जैसे डिस्कवरी हुई, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी हुई, जैसे कि कई सारे प्लेस का जो खोज हुआ, तो वैसे खोज करते करते कई यूरोपियंस हमारे भारत देश में भी आ गए, ठीक है। ऑल द यूरोपियंस इंक्लूडिंग पोर्तुगल्स, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश इंटर द रेस फॉर कैप्चरिंग द इंडियन मार्केट। और दोस्तों, इस इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए बाहर से, ठीक है, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, डच आए, पोर्तुगल्स आए, और इन्होंने एक दूसरे से कंपटीशन करना स्टार्ट कर दिया कि किस तरह हम पूरे इंडिया को कैप्चर कर लें। When the British came to India for the trade purpose, जब अंग्रेज भारत में आए सिर्फ बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, the Portuguese had already settled here and they gave a better resistance। और दोस्तों, इससे पहले, अंग्रेजों के आने से पहले ही पोर्तुगल्स हमारे भारत में इंटर कर चुके थे और वो अच्छा यहाँ पर मार्केट, मतलब इंडिया को कैप्चर धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिए थे। लेटर फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप बिटवीन देम, और लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, उनके बीच में, अंग्रेज और पोर्तुगल्स के बीच में अच्छा रिलेशन बनने लगा, ठीक है। बट to establish the domination over India, the British had to face opposition from French। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया तो फ्रेंच के साथ ब्रिटिश का जो कंपटीशन था वो बढ़ने लगा। द ब्रिटिश हैज टू फेस अपोजिशन, और सिंपल से आपको पता है कि कोई मार्केट होता है तो हमेशा सोचेगा कि मैं ही इस मार्केट में बना रहूं। इसके लिए वो जो अपना कॉम्पिटिटर होता है उसको वो सोचता है कि इसको कैसे इतना कैसे यहां से निकाल दें। तो इस तरह ब्रिटिश ने क्या किया, फ्रेंच से कंपटीशन में, मतलब युद्ध करने लगा, लड़ाई भी कई बार हो गई, ठीक है। एंड फ्रॉम फ्रेंच, डच एंड लोकल रूलर्स। और आपको पता है जो ब्रिटिश था बाहर से तो फेस कर रहा, साथ में जो इंडिया के रूलर थे उनसे भी वो क्या कर रहा था, फेस कर रहा था। जैसे कि कई सारे महाराजा वो से उसका क्या हुआ, झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, ठीक है। तो इस तरह इस इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। आगे देखते हैं दोस्तों, द ब्रिटिश एंड द मराठास, ठीक है। अब ये दोस्तों, इस ब्रिटिश और मराठा जो थे इनके बीच में क्या हुआ यही हम इसमें समझेंगे। मुंबई वॉज द मेन सेंटर ऑफ द ब्रिटिश इन वेस्टर्न इंडिया, और जो मुंबई था वो ब्रिटिश इंडिया का क्या था, मेन सेंटर था। दे वेर ट्राइंग टू एक्वायर द नियर बाय टेरिटरीज बट द मराठास हैड स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर इट। जो अंग्रेज आए थे भारत में, वह मुंबई को अपना सेंटर बना के रखे थे, लेकिन उस समय मुंबई में मराठास जो थे वो अपना दबदबा बना करके रखे थे, ठीक है। और आफ्टर द डेथ ऑफ द पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद, हिज अंकल, उनके अंकल रघुनाथ राव अप्रोच फॉर हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश ड्यू टू हिज ग्रीड फॉर पेशवाशिप। और दोस्तों, जब माधवराव पेशवा की मृत्यु हो गई तो उनके अंकल रघुनाथ राव, उन्होंने ब्रिटिश से क्या किया, हेल्प मांगने की कोशिश की, क्योंकि उनको ग्रीड था, उनको सत्ता का लोभ था, जिसकी वजह से उन्होंने उनसे मदद ली और सोचे कि इनको मदद करूंगा तो क्या हुआ, उनको सत्ता राज उनको मिलेगा। दिस लेड्स टू द इंट्रेंस ऑफ द ब्रिटिश इन मराठा पॉलिटिक्स। और इस तरह जो मराठी थे अंग्रेज से, वो उनका
आगमन हुआ मराठा साम्राज्य में, ठीक है। और कई प्रकार के यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ठीक है, कि किस तरह क्या क्या उनके साथ हुआ और कौन कौन के साथ युद्ध लड़े ड्यूरिंग 1774, ठीक है। 1774 में लेकर के 1880 तक ले, ठीक है, 1818 तक 3 वॉर वेर फॉट बिटवीन द मराठास एंड द ब्रिटिश। और इतने समय में 3 युद्ध लड़े गए मराठास एंड ब्रिटिश के बीच में, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर द मराठास यूनाइटेडली फेस द ब्रिटिश एंड हेंस प्रूव सुपीरियर। और प्रथम युद्ध में क्या हुआ, मराठा ने बहुत अपना एकदम जितना ताकत था समक्ष पूरा ताकत लगा करके उनसे लड़ाई लड़ी और वो जीते भी, ठीक है। नेक्स्ट है इन 1782 विथ द ट्रीटी ऑफ सालबाई द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर केम टू एन एंड। और इस तरह प्रथम जो युद्ध था मराठा एंग्लो का, एंग्लो मीन्स जो बाहर से आते हैं, है ना, और भारत में ही रहना चालू कर देते हैं, उसे एंग्लो कहते हैं। तो मराठा और एंग्लो के बीच क्या हुआ, युद्ध समाप्त हुआ। अगला पॉइंट है दोस्तों द सब्सिडरी अलायंसेस, ठीक है। तो सब्सिडरी क्या है ये समझेंगे। इन 1798 लॉर्ड वेल्सली अराइव इन इंडिया। और जो लॉर्ड वेल्सली थे वो भारत आए, ये थे उस समय के गवर्नर जनरल थे। क्या थे, गवर्नर जनरल थे। हिज ऑब्जेक्टिव वाज टू एस्टैब्लिश द ब्रिटिश डोमिनियन ऑल ओवर द इंडिया। और इनका मेन मकसद था कि भारत पे पूरा का पूरा कब्जा कर लिया जाए, ठीक है। भारत को किसी ना किसी तरह से गुलाम बनाने का इनका पूरा मेन मकसद था। फॉर दिस ही साइन द सब्सिडरी अलायंस विद द मेनी इंडियन रूलर। और ये इस चालाकी से उन्होंने भारत में रहने वाले कई सारे जो रूलर थे, राजा थे, महाराजा थे, उनसे संबंध बना लिए, गठबंधन कर लिया। अलायंस मीन्स गठबंधन होता है, जैसे कि हम आपको ये ला के देंगे, बाहर से ये कीमती कीमती चीजें ला के देंगे, परफ्यूम ला के देंगे। ये इस तरह राजाओं को क्या किया, बहला लिया, फुसला लिया, ठीक है, और इनके साथ एक गठबंधन कर लिया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस अलायंस द इंडियन रूलर वेर अश्योर्ड ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री हेल्प। और इस तरह ये जो अलायंस था, जो गठबंधन था, उस गठबंधन में ये था कि जो ब्रिटिश मिलिट्री है वो हेल्प करेगी, किसकी, भारत की, ठीक है, जो उसमें राजा थे उनकी। देयर वर सम टर्म्स लेड ऑन देम। और ये जो गठबंधन था, जो अलायंस था, इनके बीच में कुछ टर्म्स है, टर्म कंडीशन थे, ठीक है। द इंडियन रूलर हैव टू मेंटेन ब्रिटिश आर्मी इन देयर कोड एंड हैव टू पे कैश और पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी टू द कंपनी फॉर इट्स मेंटेनेंस। और इनका ये उसमें लिखा गया था, जो इनका संबंध था, जो एग्रीमेंट बनी हुआ था कि इंडियन जो रूलर होंगे, ठीक है, जो भी इंडियन रूलर होगा वो अपने राज्य में या अपने दरबार में अंग्रेजों का जो सैनिक होता है उसको वहां पे रखना कंपलसरी था। और साथ में ये था कि उनको पे भी करना है, उनके मेंटेनेंस के लिए उनको खर्चा भी देना है आपको, ठीक है। द रूलर वुड नॉट हैव एनी अलायंस विद एनी अदर पावर और डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट एनी पावर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश। और जो रूलर है वो कभी भी, ठीक है, कभी भी अलायंस जो कर लिया है वो कभी भी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ नहीं सकता था, ठीक है, ये भी इसमें मेंशन किया गया था। द रूलर वुड एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन हिज स्टेट। सम इंडियन रूलर एक्सेप्ट द सिस्टम एंड लॉस देयर फ्रीडम। और याद रखना दोस्तों, जब इस तरह पूरा का पूरा अपना अधिकार ही आप अंग्रेजों को दे दोगे तो सिंपल सी बात, अपना फ्रीडम भी, अपना जो अधिकार है ये भी आप खो देते हो, ठीक है। तो कई राजाओं ने क्या किया, अपना अधिकार खो दिया, ठीक है। अब आते हैं इन 1802 में, 1802 में बाजीराव द्वितीय, ठीक है, बाजीराव दो साइन द सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी विद द ब्रिटिश, है ना। और बाजीराव दो ने ब्रिटिश अलायंस की ट्रीटी जो थी, संबंध था, इसको क्या किया, साइन कर दिया। फिर क्या हुआ दोस्तों, दिस अलायंस इज वेल नोन एज द ट्रीटी ऑफ वसई। और ये जो इस अलायंस को ही बहुत ही अच्छे से कहे तो कि इनको ट्रीटी ऑफ वसई भी कहते हैं, ठीक है, इस अलायंस को। बट दिस ट्रीटी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू सम मराठा सरदार। लेकिन ये जो ट्रीटी था, जो गठबंधन था, ये कुछ मराठों के ऊपर लागू नहीं होता था, ठीक है। दिस लेड टू द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। और इससे क्या हुआ, द्वितीय सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों
आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश, और सिंपल सी बात है जब विक्ट्री हुई ब्रिटिशों की, ठीक है, वो जीत गए, देयर वाज अ इंक्रीज इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश इनटू द मराठा स्टेट, और जो राजा ने इस ट्रीटी पे साइन किया था तो सिंपल सी इनका पावर बढ़ गया था, तो अंग्रेज तो थे, इनका इंटरवेंशन मतलब ज्यादा ही ज्यादा इंटरवेंशन इनके हर स्टेट में हर चीजों में क्या करने लगे, इंटरवेंट करने लगे, ठीक है। जैसे कि कोई चीज को काम कर रहे तो राजा को बिना पूछे ही अपना काम करते थे, तो ये तो अपनी मनमानी करने लगे थे, ठीक है। तो अगले बार दिस बिकम इंटॉलरेबल एंड बाजीराव द्वितीय वेग अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश, और इस बात से जो बाजीराव सेकंड थे, द्वितीय थे, इनको बहुत अच्छा नहीं लगा और यह इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, युद्ध का ऐलान कर दिया, ठीक है। He was defeated in his battle and 1880 the surrender to the British, और क्या करे जब पूरी सत्ता तुमने खो दिया है और पूरा अधिकार दे दिया था, अब लड़के क्या होता है, ठीक है। तो ये भी इस युद्ध में हार गए और फाइनली इन्होंने क्या किया, अपने आप को सरेंडर कर दिया ब्रिटिश के हवाले, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, इन द मेन टाइम, ओके, इन द मेन टाइम, इसी के बीच में द कैपिटल ऑफ मुगल्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ दौलत राव शिंदे, और इसी बीच में जो कैपिटल था वो पूरा मुगलों के कंट्रोल में आ गया था, ठीक है, बाय डिफीटिंग द ट्रॉप्स ऑफ शिंदे, और बाद में जब मुगल जो थे इनकी जो सेना थी, शिंदे की सेना जो थी, इनको भी हरा दिया मुगलों ने, ठीक है। जनरल लेक कैप्चर द मुगल एम्पायर एंड गेन विक्ट्री ओवर हिंदुस्तान, और इस तरह मुगलों ने भी पूरे हिंदुस्तान पे क्या किया, कब्जा करना चालू कर दिया और हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अंग्रेज के साथ साथ मुगल भी भारत को लूटना चाहते थे और उसको अपना गुलाम बनाना चाहते थे। वो तो आए थे मुगल, जो आए थे कि सिर्फ लूटने के लिए, ठीक है, भारत को लूटने के लिए मुगल आए थे। फिर इनके बीच में दोस्तों आते हैं छत्रपति प्रताप सिंह, ठीक है, आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा है, देखिए प्रताप सिंह का, ठीक है। ऑल्सो द पेशवाशिप केम टू द एंड, जब पेशवा का जो साम्राज्य खत्म हुआ, उसी के बीच में छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सतारा वाज स्टिल रूलिंग। उस समय जो छत्रपति प्रताप सिंह थे वो उस समय भी राज कर रहे थे, ठीक है, राज अपना चला रहे थे। ब्रिटिशर्स साइन अ ट्रीटी विद छत्रपति प्रताप सिंह, और उन्होंने भी क्या किया, उस उनके जो ब्रिटिशों के अलायंस था उस पर साइन कर दिया, ठीक है, एंड अपॉइंटेड ग्रांट डफ एज एन ऑफिसर टू असिस्ट हिम इन द स्टेट अफेयर्स, और उन्होंने अपॉइंट कर लिया ग्रैंड डफ को, जो ऑफिसर थे अंग्रेजों के, ठीक है, अपने राज्य को संभालने के लिए, जो भी काम होता है उसको करने के लिए। बट लेटर, बाद में लेकिन क्या हो गया, छत्रपति वॉज डेथ्रॉन एंड एक्साइल टू काशी, और जो छत्रपति थे वो क्या हो गए, उनको डेथ्रॉन एंड एक्साइल, उनको पकड़ लिया गया और उनको जेल में डाल दिया, उनके राज्य से उनको निष्कासित कर दिया गया, ठीक है। और कहां पे किया गया, एक्साइल टू काशी, उनको काशी में बंद करके रख दिया, और बाद में ही डाइड देयर इन 1847, और 1847 में उनकी वहां पे मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और देखते दोस्तों रंगो बाबूजी गुप्ते, अब आते हैं रंगो बाबूजी गुप्ते, अ लॉयल ऑफिसर ऑफ द छत्रपति fought the legal battle and went up to England, but his effort were unsuccessful, और जो छत्रपति थे इनका एक चीज लॉयल, एकदम ईमानदार जो ऑफिसर था रंगो बाबूजी गुप्ते, उन्होंने इन अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन वो भी अपने मकसद में कामयाब नहीं रहे। लेटर, बाद में लॉर्ड डलहौजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी रिजेक्ट द अडॉप्शन पॉलिसी एंड इन 1848 एनेक्स द स्टेट ऑफ सतारा, और बाद में जो इनका एग्रीमेंट था उसको इन्होंने खारिज कर दिया और पूरे सतारा को ही इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों, और अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट करते हैं टॉपिक। देखिए ये जो आपको मैं बताया ये पूरा चैप्टर का क्या था, क्या हुआ था, अब ये इफेक्ट क्या हुआ भारत देश पे, ब्रिटिश जब आए रूल करने उसके बाद क्या इफेक्ट हुआ ये हम समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे कुछ दिया, डू यू नो में
छत्रपति प्रताप सिंह मेड अ प्रोविजन फॉर वाटर टू द सिटी बाय बिल्डिंग अ वाटर टैंक ऑन द बैक साइड ऑफ द योतेश्वर टेम्पल। इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए दोस्तों कि एंड पानी के लिए सुविधा दिए, पानी टैंक लगवाए, ठीक है, सतारा में रोड बनवाए, शहर बनवाए, और पेड़ पेड़ भी रोड के साइड साइड में इन्होंने पेड़ लगाए, ठीक है, कि जिससे कि क्या हो, हरियाली हो सभी जगह, ठीक है। बच्चों के लिए स्कूल, ठीक है, गर्ल्स के लिए स्कूल भी चालू करवाए, संस्कृत, मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज का भी इन्होंने क्या किया, ज्यादा फोकस करवाया। प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप एंड मेनी यूजफुल बुक्स वर पब्लिश। कई सारी प्रिंटिंग प्रेस भी इनके समय में क्या हुई, चालू हुई, ठीक है, बुक भी कई सारी पब्लिश हुई। फिर 1827 में, याद रखिए दोस्तों, इन 1827 सुभंती अ बुक ऑन पॉलिटी, इन्होंने क्या किया, वो प्रिंट करवाया। सुभंती नाम का एक पॉलिटी बुक है, राजनीतिक पे उन्होंने प्रिंट करवाया। ही बिल्ड अ रोड फ्रॉम सतारा टू महाबलेश्वर टू प्रतापगढ़, ठीक है, इन्होंने रोड भी कई बहुत सारे रोड बनवाए। द सेम रोड फर्दर एक्सटेंडेड टू महाड़, और यही रोड दोस्तों महाड़ भी गया। महाड़ महाराष्ट्र का एक प्लेस है, ठीक है, और सतारा में। छत्रपति प्रताप सिंह यूज्ड टू राइट पर्सनल डिटेल डायरी, है ना, और कई लोग जो छत्रपति थे प्रताप सिंह, ये अपना पर्सनल डायरी भी लिखते थे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। फर्स्ट है ड्यूअल गवर्नमेंट, ओके। तो ड्यूअल गवर्नमेंट क्या होता है, बहुत सिंपल है दोस्तों, ये इसमें क्या दिया देखते हैं हम लोग। ड्यूअल मींस दो, ठीक है, डबल गवर्नमेंट। तो कैसे काम करेगा ये हम समझेंगे। रॉबर्ट क्लाइव क्या है, ये रॉबर्ट क्लाइव थे, जो ब्रिटिश के क्या थे, ऑफिसर थे। रॉबर्ट क्लाइव इन 1765 इंट्रोड्यूस द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल, ठीक है, बंगाल में जो बंगाल है वहां पर इन्होंने डबल सिस्टम गवर्नमेंट सिस्टम अपनाया। द कंपनी undertook the work of revenue collection whereas the Nawab of Bengal had to maintain law and order। अभी इन्होंने क्या बताया कि एक काम करेंगे, हम दोनों मिलकर के इस राज्य को चलाएंगे। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो जितना पैसे से लेन देन था, ठीक है, आप ये बात को समझिए, पैसे का जितना भी लेन देन था अंग्रेजों ने अपने पास रखा, और लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, जो नियम कानून बनाकर रखना है, कैसे चलाना है, ये नवाब के पास रखा, बंगाल के नवाब के पास, ठीक है। हैड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, दिस नोन एज अ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, और इसे ही ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम कहा गया, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या बोला गया कि आप कुछ जो पूरा सरकार है, सरकार मींस जो अपना राज्य है, उसमें से जो रेवेन्यू का जो भी काम है, जो पैसा लेना है, रेवेन्यू कहां से आया, कहां से पैसा कलेक्ट करना है, सब हम करेंगे, ठीक है, पैसे से लेन देन सारा ये करेंगे, आप से मेंटेन करो, ठीक है। तो ऐसा जो सिस्टम बना, इसे ही कहा गया ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, ओके। द इल इफेक्ट ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम कुड बी सीन आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, और जो खराबियां थी, इलनेस मतलब बीमारियां, अभी इसमें बीमारियां का नहीं कहेंगे, जैसे कि सिस्टम है इसमें कुछ कमियां थी, ये धीरे धीरे बाद में मालूम पड़ने लगी, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों, मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस वेंट इनटू द पॉकेट्स ऑफ द कंपनी ऑफिसर, और सारा पैसा, याद रखिए, पैसा सारा कहां जाता, सिर्फ जो ऑफिसर थे उनके पॉकेट में सारे टैक्सेस जाते थे, तो राजा के पास कुछ आने वाला नहीं था। द मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया वाज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हेंस मेनी ट्रेडिंग कंपनीज इन इंग्लैंड envisaged them. The working system of the company in India received criticism in the England, and British Parliament introduced some important law to keep control over the company। और दोस्तों क्या हो गया कि कई सारी जो इंग्लैंड की कंपनियां थी, जो ब्रिटिश की कंपनियां थी, उनको ज्यादा महत्व दिया जाने लगा, और जो भारत की कंपनियां थी, जो यहाँ के जो बिजनेसमैन थे, उनको उतना तवज्जो और उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, जिसकी वजह से क्या होने लगा, इंडियंस और के बीच में बहुत क्लैश होने लगा, ठीक है, प्रॉब्लम आने लगी, और ये बात इंग्लैंड के पार्लियामेंट में भी उठाई जाने लगी, ठीक है। अब देखते दोस्तों, एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, तो कुछ कानून, एक्ट मींस कानून होता है, याद रखना दोस्तों, जो चीज अभी कानून बना नहीं होता है उसको कहते हैं हम लोग बिल, ठीक है। अब बिल जब पार्लियामेंट में पास होता है उसके बाद बनता है एक्ट, और एक्ट ही क्या होता है, फाइनल होता है। एक्ट पास बाय पार्लियामेंट,
अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट जो है, ये एक्ट उस समय पारित हुआ 1773 में। द बंगाल गवर्नर, ठीक है, जब बंगाल के गवर्नर थे, केम टू बी नोन एज द गवर्नर जनरल, और उनको गवर्नर जनरल कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के, इस नियम के, कानून के बेस पे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इस कानून के बेस पे जो अंग्रेजों गवर्नर थे वो क्या बन गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, ठीक है। ही गॉट द राइट टू कंट्रोल द पॉलिसीज ऑफ मुंबई एंड मद्रास प्रोविनेंस, और इनको अधिकार मिल गया मुंबई और मद्रास के प्रोविनेंस जो क्षेत्र थे उनको कंट्रोल करने का अधिकार इनको मिल गया, ठीक है। A committee of 4 members was set up to assist him, और 4 लोगों की कमिटी बनी, जो एक कमिटी क्या करती थी, इनको असिस्ट करती थी, बताने काम करती थी, समझाने काम करती थी। इन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट वॉज पास, और 1784 में एक फिर से एक्ट पास हुआ जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ परमानेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर बेटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, और ये जो एक्ट था एक बेटर मतलब अच्छा जो कंट्रोल करना है, कैसे किसे चुनना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को कौन संभालेगा, क्या रूल रेगुलेशन होगा, इसको पारित करने के लिए ये एक्ट पास किया गया था, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नाम आप याद रखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नाम में है ईस्ट इंडिया, इंडिया नाम लिखा, लेकिन एक एक्चुअली कंपनी जो है वो ब्रिटिशों की थी, ठीक है। वो ब्रिटिशों ने बहुत ही चालाकी से इसको ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया, क्योंकि जो इंडियन उनको लगा कि इस इंडिया वो है, इंडिया का नाम आया मतलब क्या, ये भारत की कंपनी है, और लेकिन ये एक्चुअली इंडिया की कंपनी नहीं थी। ये सब हमें इंडियंस को मूर्ख बनाने के लिए ही इन्होंने, जो अंग्रेज थे वो ऐसा किए थे, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया उसमें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंट्रोल पूरा होता है उन लोग ही डिसाइड करने लगे, ठीक है। सो इन 1830 1813 से लेके 33 और 1833 एंड 1853, ओके, न्यू लॉज वेर पास बाय द पार्लियामेंट टू मेक सर्टेन चेंजेस इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी, और इस समय 1333 एंड 1853 इसमें कुछ नए एक्ट पास किए गए जिसमें कुछ चेंजेस लाया गया कि कैसे इस कंपनी को चलाया जाए, ठीक है। और इन दिस वे देयर इन्वॉल्व्ड इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इस तरह उसमें बदलाव ला करके, ठीक है, बदलाव ला करके जो ब्रिटिश थे वो पूरा भारत देश को धीरे धीरे क्या ने कंट्रोल करने लगे, ठीक है। उसमें चेंजेस ला करके उन्होंने पूरा अधिकार ही अपने अंदर कंपनी को, वैसे भी उनका ही था, ठीक है, वैसे भी वो कंपनी उनकी थी, बस ऊपरी तौर से वो कंपनी नहीं थी, बाद में धीरे धीरे से बदलाव ला करके उन्होंने भी वह पूरे कंपनी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। विद द इमरजेंस ऑफ ब्रिटिश रूल अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गवर्नमेंट गॉट डेवलप्ड इन इंडिया, और इस तरह नया राज्य तंत्र, ठीक है, किस तरह चलाना है, एक नया सिस्टम का डेवलप हुआ, ठीक है। सिविल सर्विस, मिलिट्री पॉलिसीज, फोर्सेस एंड जुडिशियल सिस्टम बिकम द मेन पिलर ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और याद रखना दोस्तों, सिविल सर्विस जो हम आज इंडिया में है यूपीएससी, ये भी एक्चुअली इंडियंस जो ब्रिटिश ने उन्होंने ये चालू किया था कि यूपीएससी एग्जाम का, ठीक है। तो सिविल सर्विस जो होता है, मिलिट्री है, पॉलिसी फोर्स, ठीक है, पुलिस फोर्स और जुडिशियल सिस्टम, ये उनका मेन 4 पिलर था उस समय, ठीक है, ब्रिटिश को राज्य में। ओके फ्रेंड, द सिविल सर्विसेज, ठीक है, तो ये कैसे क्या काम करता है, सिविल सर्विस कैसे आया और कैसे स्टार्ट हुआ, ये सारा हम इसमें समझेंगे दोस्तों। पहला है टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया देयर वाज अ नीड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। आपको पता है किसी भी देश को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स की बहुत जरूरत होती है। ब्यूरोक्रेट के मतलब आईपीएस ऑफिसर है ना, जो ऑफिसर होंगे जो पूरे राजतंत्र को चलाएंगे, उनको भी, ब्रिटिश को भी इसकी आवश्यकता महसूस होने लगी, तभी जाकर के उन्होंने क्या किया, सिविल सर्विस स्टार्ट किया, जिससे कि जो एकदम पढ़े लिखे हों, है ना, उन लोगों को इन्होंने चुनना चालू किया, ठीक है। देयर वाज अ नीड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस ब्यूरोक्रेसी, ठीक है।
सिविल सर्विस बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और सिविल सर्विस उस ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत जरूरत महसूस होने लगी। He restricted the private trade carried out by the company officer and for his purpose he increased their salary। और आपको पता है कि जो ब्रिटिश थे, ठीक है, जो ब्रिटिश के ऑफिसर थे वो भी अपना ऊपरी कमाई, ठीक है, ऊपरी कमाई करने के लिए कई सारे ट्रेड्स करते थे बाहर, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी साथ में करते थे। लेकिन इसको रोकने के लिए, ठीक है, इसको रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, उनकी सैलरी बढ़ाई। ठीक, गवर्नमेंट जो थी उनकी सैलरी बढ़ा दी कि बाबा अगर इनको सैलरी मिलेगी तो ये ऊपरी काम नहीं करेंगे और ये सिर्फ अपने काम में ही फोकस करेंगे। जो इनको काम दिया गया है, जो समाज को चलाने के लिए काम दिया गया है, इसी को ये क्या करेंगे, फोकस करेंगे। For the convenience of administration, he divide the British occupied territories into district। इसलिए इन्होंने क्या किया, पूरे जो क्षेत्र था, पूरा जो एरिया था, अच्छे से चलाने के लिए इन्होंने क्या किया, उस क्षेत्र को बांट दिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो आपको पता है हर डिस्ट्रिक्ट का एक मैजिस्ट्रेट होता है ना, कलेक्टर जिसे हम कहते हैं। तो डीएम जो होता है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वह, और याद रखना दोस्तों, ये जो सर्विस है ना, सिविल सर्विस ही पास किया हुआ व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है। तो उस समय भी इसकी जरूरत थी, क्योंकि छोटे छोटे राज होंगे तो पूरा देश एक साथ क्या हुआ, संभाला जा पाएगा। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज द चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर होता है, अभी भी आपको पता है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का क्या होता है, हेड होता है। एडमिनिस्ट्रेशन वही करता है, मतलब वही संभालता है पूरा डिस्ट्रिक्ट को। He was responsible for collection of revenue। वही रिस्पॉन्सिबल होता है, अब दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जो भी पैसा कलेक्ट करना है, जमा करना है, ठीक है, कोई भी आपदा आती है, कोई भी डिजास्टर होता है उस डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि वहां पर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सभी चीजों को वही देखता है। वहां पे न्याय जो व्यवस्था है उसको भी वही कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखिए मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, सिंपल सी बात है दोस्तों, वो पूरा लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, द ऑफिसर वेर अपॉइंटेड थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नोन एज इंडियन सिविल सर्विस। और जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो ऑफिसर्स है उनको अपॉइंट करने का काम कौन करता है, इंडियन सिविल सर्विस करता है, जो आज के समय में उसका नाम चेंज करके यूपीएससी रख दिया गया है। ठीक है, तो यूपीएससी पास करके ही आपको इस भारत सरकार का कुछ ऑफिसर बनना है तो आप बन सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको यूपीएससी क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों द मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स। ठीक है, तो ये मिलिट्री और पुलिस फोर्स का क्या है ये भी देखते हैं। तो आपको पता है कि द ड्यूटी ऑफ मिलिट्री वाज टू सेफगार्ड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड रीजन इन इंडिया। और जो भारत सरकार जो है, अभी इस समय भारत सरकार है, उस समय जो ब्रिटिश सरकार था, जो कवर किया था पूरा राज्य, जो जितना रीजन क्षेत्र कवर किया था, उसको सेफगार्ड करने का, उसको बचाने का, कोई बाहर से दूसरा फॉरेनर ना आ जाए, कोई बाहर से कब्जा करने ना आ जाए, इसको बचाने का काम कौन करता था, ये मिलिट्री करती थी। तो सिंपल सी बात है, आपको मिलिट्री मेन फोर्स भी चाहिए, है ना, उनकी भी तबादली करनी पड़ेगी, उनको भी हमें अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने मिलिट्री का भी ये किया, नया एक डिपार्टमेंट चालू किया। और एक्वायर्ड न्यू टेरिटरीज एंड ब्रेक डाउन एनी रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया। और याद रखिए दोस्तों, उनको ये चीज बहुत जरूरी थी, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कोई भारतीय अगर उनके खिलाफ रिवोल्ट करता है, मतलब आवाज उठाता है, तो उनको दबाने का काम भी ये क्या करती थी, यही मिलिट्री फोर्स और पुलिस करती थी। ठीक है, जैसे कि कोई अब भारत को आजाद करो ऐसा नारा बुलंद करता है, तो उनको क्या करने का, जेल में बंद करने का यही काम इन लोग करते थे। ठीक है,